आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम जो है पूरे साल में जो हमारे यहाँ कैश आया या गया उसका एनालिसिस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिटेबल होते हुए भी कैश में सॉल्वेंट नहीं होती। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज बाय क्लासिफाइंग कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश का आना और जाना, कि हमारा कैश कहाँ से आया और कहाँ चला गया, उसके बारे में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो को 3 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट जो है हमारे प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हमने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर कैलकुलेट किया था, उसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ means those activities which are related to taking funds or paying funds to the outsiders। ठीक है, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें बताती है कि हमारे यहाँ प्रॉफिट होते हुए भी कैश अवेलेबल क्यों नहीं है, या कैश अगर अवेलेबल है तो वो कहाँ से आया, किस एक्टिविटी से, किस तरह से जनरेट हुआ। ठीक है, हाँ जी, इसके बारे में हम देखो। बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हैं? फर्स्ट है, इट एनेबल्स टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? बताओ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है? ये आपने बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मैम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। नहीं, क्यों? आपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में नहीं पढ़ा? मैम अभी वो चैप्टर हुआ नहीं है मैम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस मैम, वो चलेगा अब मैम। वो आपका फर्स्ट टर्म में आ चुका होगा। मैम नहीं, मार्केटिंग मैनेजमेंट आया था। मार्केटिंग मैनेजमेंट आया था। आपने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ लिया है? नो मैम। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स, आपने जो है बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है कि जो हम फंड्स हैं वो हम बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। पढ़ा है आपने 11th की बिजनेस स्टडीज़ में? ये तो मैंने ही पढ़ाया है ना। पढ़ा है आपने 11th में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस? बताओ, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा है या नहीं 11th में? आपने ये तो पढ़ा है फंड्स जो है बोरोड फंड्स और ओन फंड्स हो सकते हैं। यस मैम। और आपने बोरोड फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज पढ़े हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बेटा आप लोग साइलेंट क्यों हो जा रहे हो? क्या आप पढ़ रहे हो तो वो वहीं की वहीं छोड़ते जा रहे हो? आपने डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स ये बिल्कुल नहीं सुने? प्रेफरेंशियल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, लीज फाइनेंसिंग, मैम फैक्टरिंग, इतनी चीज़ें आपको 11th में डिटेल में करवाई थी, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी? तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए फंड्स कलेक्ट करती है, तो वो एक सोर्स से फंड्स को कलेक्ट करने की बजाय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन तैयार करती है। हर सोर्स के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने उसके लिमिटेशंस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत के अनुसार डिफरेंट सोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन तैयार करती है। यानी कुछ सोर्स वो ऑनर्स फंड से लेती है, ऑनर फंड्स में भी उसके रिजर्व्स भी यूज़ करती है अपने,
शेयर कैपिटल यूज़ करती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ करती है। ऐसे ही बोरोड फंड्स भी वो अलग अलग सोर्सेज से यूज़ करती है। तो इन सोर्सेज का जो एक उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर हम कहें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स द रेशियो ऑफ ऑनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कि उसके पास जो फाइनेंस का पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आपने पढ़ी है, इक्विटी साइड आपने की है ना, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। तो इक्विटीज यस एंड मैम। लायबिलिटीज में जो आपके डिफरेंट सारे सोर्सेज नहीं है उसके अंदर, शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तीनों हेड पढ़े हैं ना डिटेल में। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारा फाइनेंस इकट्ठा करता है। ऐसा ही होता है या नहीं? और उस फाइनेंस से पूरी पूरी एसेट साइड तैयार होती है। हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से फाइनेंस आता है और एसेट साइड में वो फाइनेंस का यूटिलाइजेशन शो हो रहा होता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो उसी को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये उसको एसेस करता है कि हमारे यहाँ किस सोर्स से कितना पैसा आया और किस सोर्स में कितना पैसा यूज़ हुआ, ये हमें जानने में हेल्प करता है, एक्चुअल का कैश का आना और जाना। बैलेंस शीट तो सिर्फ ये दिखाती है कि हमारे पास इस वक्त क्या है। जैसे इस वक्त उसने दिखाया कि हमारे पास डिबेंचर्स 10 लाख के हैं, पिछले साल डिबेंचर्स 4 लाख के थे, तो हमें वो एब्सोल्यूट फिगर दिखा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएगा कि इस साल अगर 10 लाख के हैं, पिछले साल 4 लाख के थे, तो इस वक्त हमारी जो कैश की पोजीशन है उसमें 6 लाख रुपए नए लोन से अराइज हुए हैं। ठीक है, हमने अगर हमारे पास शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 10 लाख थी, इस साल 15 लाख हो गई है, 5 लाख रुपए। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएगी कि इस साल हमारे पास 5 लाख रुपए का एडिशनल कैश आया थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। हमारे पास कोई बैंक लोन था जो पिछले साल 4 लाख था, इस साल नील है, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा कि हमने हमने इस साल जो हमारे पास टोटल कैश आया था उसमें से 4 लाख रुपए बैंक लोन पे ऑफ करने में यूज़ किए। तो इस तरह से ये हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कि ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कैसे जनरेट कर पाई, ऑर्गेनाइजेशन कितनी फाइनेंशियली सॉल्वेंट है। फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्वेंट होना ज़रूरी होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइन ट्यूनिंग इट्स कैश फ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है कैश का आना, किसी भी तरीके से हमारे यहाँ कैश आ सकता है, और कैश का जाना, किसी भी एक्टिविटी में हमारा कैश जा सकता है, यानी कैश का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये हमें एक तरह से एक दिखाती है कि किस तरह से हमारे यहाँ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की ट्यूनिंग है, यानी किस तरीके से हम जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडीशन चेंज होते समय हो रही हैं उनके साथ किस तरह से अपने आप को कोप अप करती जा रही है। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, कि हमारे पास किसी एक्टिविटी में कैश का बहुत ज़्यादा इनफ्लो हो सकता है, किसी एक्टिविटी से कैश का आउटफ्लो हो सकता है, तो उसको भी हम कंपेयर करते हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट हो रहा है और किस टाइप की एक्टिविटीज़ से कैश यूज़ हो रहा है। अब देखिए कैश फ्लोज आप देख रहे हो, हमने 3 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। एक्टिविटी का मतलब ट्रांजैक्शंस, कि हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं
हम उनको 3 टाइप की ट्रांजेक्शन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोज ट्रांजेक्शन्स या दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू आवर मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारा मेन बिजनेस है, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फिर ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यानी जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो इन्वेस्टिंग नेचर की भी होती हैं। इन्वेस्टिंग नेचर की ट्रांजेक्शन होने का मतलब क्या है कि वो ट्रांजेक्शन्स जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स या हम कहें नॉन करंट एसेट्स के जनरेशन या उसको सेल करने से रिलेटेड, उनको हमने एक्वायर किया या सेल किया, उसमें जो कैश का आना और जाना हुआ या उस फिक्स्ड एसेट के कारण हमारे हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम जो जनरेट हुई, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, यानी कि हमने या तो शेयर कैपिटल में कुछ चेंज किए या शेयर होल्डर के लिए कुछ कैश का लेना या देना किया, या हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कुछ चेंजेस किए। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बेटा मैं ध्यान से सुनो, या तो शेयर होल्डर के लिए आपके दिमाग में बैलेंस शीट का अगर एक फॉर्मेट हो तो आप आसानी से समझ पाओगे कि अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे, और अगर हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल या नॉन करंट लायबिलिटीज़ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे मान लो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेल ऑफ गुड्स किया, जिसका वो काम करती है, उसने गुड्स सेल किए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुड्स सेल किए और उससे उसको कैश मिला। सेल ऑफ गुड्स ₹12,000। आप बता सकते हो वो किस टाइप की एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा? सेल ऑफ गुड्स किया, उससे उसको ₹12,000 जनरेट हुआ या आया उसके पास, ये किस टाइप की एक्टिविटीज में माना जाएगा? मैम ऑपरेटिंग। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्योंकि ये उसका काम, बिजनेस का यही काम है कि वो सामान बेचेगा। ठीक है। अब मान लो उसने सेल ऑफ फर्नीचर किया, उसका काम नहीं है फर्नीचर बेचने का, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, उसने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया। ठीक है, और उससे उसको मिला ₹8,000। अब ये बताओ कैसी एक्टिविटी का कैश होगा? मैम इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का केस होगा, क्योंकि जो फर्नीचर बेचना उसका मेन बिजनेस नहीं था। ठीक है। ऐसे ही मान लो किसी ने रेंट रिसीव किया। ठीक है। अब रेंट रिसीव किया तो उसने किया 50,000। अब बताओ ये कैसा बिजनेस होगा, कैसी इनकम होगी उसकी, कौन सी एक्टिविटी में? मैम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होगी। बेटा इसमें आपको सिर्फ ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। आप इसको ये नॉर्मली सबके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन कुछ बिजनेस हैं जिनकी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। बता सकते हो किसकी हो सकती है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मैम ऐसे बिजनेस मैम जो जगह अपना क्या बोलते हैं मैम किराए पे ही देते हो, मैम उनका वही काम हो। हाँ जी, जिनका मेन जैसे रियल एस्टेट के जो बिजनेस होते हैं, खास तौर पर उनका काम ही रेंट रिसीव करके उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है
अगर आप उनसे पूछें कि आप क्या काम करते हैं तो वो कहेंगे जी हमने प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, उनको हम किराए पर देते हैं और उससे हमारी इनकम जनरेट होती है। तो उनके लिए जो रेंट रिसीव्ड है वो कैसी एक्टिविटी मानी जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही मान लो हम कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। ठीक है। और ये हुआ हमारा किसी ने 1 लाख रुपया इंटरेस्ट रिसीव किया। अब ये बताओ ये क्या होगा, कैसी एक्टिविटी होगी? इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर मिलता है? मैम हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हम कहीं पर पैसा किसी को लोन पर देते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगा, है ना? उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव किया, कैसी एक्टिविटी होगी हमारे लिए? मैम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, हम लोगों के लिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी नॉर्मल। लेकिन अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसका काम ही मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम ही इंटरेस्ट हो, बता सकते हो ऐसे कौन से तो आप? मैम वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैम ऑपरेटिंग। हाँ जी, उनके लिए क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे बैंक हैं, ठीक है, या जो फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके लिए ये क्या होगा? इंटरेस्ट कैसा होगा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उनका मेन काम ही इंटरेस्ट रिसीव करना है। ठीक है। अब डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे किया। ठीक है। डिविडेंड पता है आपको क्या होता है? यस मैम। हाँ, क्या होता है डिविडेंड? मैम प्रॉफिट का हिस्सा मैम। हाँ जी, प्रॉफिट का हिस्सा जो हमें मिला, है ना? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। हमने डिविडेंड पे किया, ये कैसी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि हमने डिविडेंड क्यों पे किया? बेटा देखो, एक तो ध्यान करो, डिविडेंड पे किया, है ना? तो ये किस लिए हम डिविडेंड पे करते हैं बताओ? हमने किसी से फाइनेंस लिया था, है ना? हमने यस मैम। शेयर्स कैपिटल इशू करके हमने फाइनेंस कलेक्ट किया था। अब क्योंकि हमने फाइनेंस कलेक्ट किया है, उसके कारण हमें डिविडेंड पे करना पड़ा। तो क्या होगी हमारी ये? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब मान लो एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, वो डिविडेंड पे करती है। फाइनेंस कंपनी समझते हो क्या होती हैं? यस मैम, जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराए। हाँ जी, जिनका मेन बिजनेस ही केवल फाइनेंस करना होता है, दूसरी बिजनेसेस में पैसा लगाना ही उनका मेन बिजनेस होता है, वो फाइनेंसिंग फर्म्स होती हैं, है ना? वो अगर डिविडेंड पे कर रही हैं, उनके लिए भी जो है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड हम पे ही तब करते हैं जब हम किसी से पैसा कलेक्ट करते हैं, तो बदले में जो हम उनको अपने प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, दैट इज डिविडेंड। ठीक है। डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कैसी एक्टिविटी होगी बताओ? मैम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो श्योर है कि इन्वेस्टिंग होगी, है ना? क्योंकि हमने डिविडेंड रिसीव किया, हमने कहीं पर दूसरी फर्म्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। किसी के लिए क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है? बताओ। डिविडेंड रिसीव करना क्या किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है? मैम जो फाइनेंस कंपनी है मैम उनके लिए। हाँ जी, उनके लिए डिविडेंड रिसीव करना भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है। अब ध्यान रखना कि डिविडेंड पे करना, बेटा ये क्वेश्चन स्पेशली आता है एग्जाम में, आपसे पूछा भी जाता है कि डिविडेंड पे करना इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज़ अ फाइनेंसिंग फर्म और एनी अदर टाइप ऑफ फर्म। यानी जो एक डिविडेंड पे करना एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट जो अदर जो कैश फ्लो होते हैं, रेंट पे करना, रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट पे करना कुछ के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो किसी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बता सकते हो इंटरेस्ट पे करना किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है? मैम बैंक।
हाँ जी, बैंक्स और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग फॉर किसके लिए? बैंक्स के लिए, क्योंकि उनका तो मेन सोर्स ऑफ उनका जो इंटरेस्ट वो अर्न ही तब करेंगे जब वो किसी को इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी उनके पास पैसा आएगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देंगे और फिर वो पैसा आगे लोन पर देंगे किसी को, तो उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो बैंकों का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट ही है। तो बैंकों के लिए फाइनेंसिंग, सॉरी, अदर्स के लिए, ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, फाइनेंसिंग फॉर ऑल, सबके लिए, बट ऑपरेटिंग फॉर बैंक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम एक्टिविटीज़ में अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमने वो ट्रांजैक्शन किस पर्पज़ से की है। ठीक है बेटा, समझ में आई ये चीज़ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, कि ऐसा कैश जो हमने मेन अपना जो जिस काम के लिए बिजनेस किया है उसके लिए जो खर्चा किया जाता है या खर्चा जो उससे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने वेजेस पे की फॉर मेकिंग द गुड्स, तो उसके लिए वो वेजेस पे करना हमारे लिए क्या मानी जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। है ना। रेंट पे किया, कैसी एक्टिविटी मानी जाएगी?